भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 पार्षद उत्तम साहू ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में पूरब टाइम को बताया। सर नमस्ते, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं उत्तम साहू, पार्षद भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 सदस्य अपील समिति नगर पालिका निगम रायपुर, परिक्षेत्र साहू समाज का कार्यवाहक अध्यक्ष भी हूँ। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। सर, कांग्रेस के सफर के बारे में कुछ बता देंगे? आपकी शुरुआत कैसे हुई कांग्रेस के साथ? सर, कांग्रेस के सफर देखिए, शुरू से मैं कांग्रेस विचारधारा का और मेरे परिवार कांग्रेस विचारधारा का ही है। मैं लगभग 25 साल पहले हमारे अजीत जोगी जी जब सांसद हुआ करते थे, उस समय से उनके साथ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तब से मैं सक्रिय यहाँ पर कार्यकर्ता बन गया। लगभग 11 साल तक वार्ड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा मैं। इंदरचंद धाड़ीवाल जी से लेकर गिरीश दुबे जी तक का कार्यकाल में मैंने काम किया। और हमारे ब्लॉक में राजेश ठाकुर जी हो या सुनीता शर्मा जी हो, साथ में प्रशांत टेंगड़ी जी हो, लगभग 3-4 ब्लॉक अध्यक्ष बदले, लेकिन मैं वार्ड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना रहा। और यहाँ पर लगातार मैं चंगोरा भाठा भक्त माता कर्मा वार्ड, उस समय डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड हुआ करते थे, अभी तो 2 वार्ड हो गए, मैं यहाँ के बिखरे हुए सभी कांग्रेसियों को एक करता रहा। लगातार मैंने लगभग 20 साल से कड़ी मेहनत के बाद आज स्थिति ये आई कि मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का एक जनसेवक बन गया, पार्षद बन गया। देखिए सर, मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसे मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं दिल से, मेरा जो रोम रोम जो है एक खिल उठता है जब मैं अपने छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के बारे में जो विकास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जनता के हित में, यहाँ के व्यापारियों के हित में, यहाँ के किसान के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में, यहाँ के बेरोजगारों के हित में। निश्चित तौर पर मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर सर बहुत एक देश में छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में बाकी राज्यों के भी वहाँ पर मुख्यमंत्री लोग अपना रहे हैं। भाजपा शासित क्षेत्रों में भी हमारे कई सरकार की योजनाओं को भी अपना रहे हैं। जैसे हमारे MMU जो मुख्यमंत्री मोबाइल यूनिट जो बस आती हैं घर घर में, उसके अलावा जो हाट बाज़ार क्लिनिक है, अमर क्लिनिक है, अमर अस्पताल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सर। निश्चित तौर पर उसका कोई जवाब नहीं है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजना चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो निश्चित तौर पे बहुत समय लग जाएगा। तो मैं प्रणाम करता हूं उसके लिए, जो हमारे गरीबों को, हर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या बता पाए? शिक्षा के क्षेत्र में सर देखिए, पहले गरीब तबके के लोग, एक सपना होता था हमारे भी बच्चे कभी हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़े, अच्छा स्टैंडर्ड बैग लेके जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। आज वो सपना निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने साकार किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हमारे गरीब से गरीब वर्ग के बच्चे वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। शानदार अच्छा खासा ड्रेस पहन के जा रहे हैं, अच्छा टाई बेल्ट लगा के जा रहे हैं और स्टैंडर्ड फर्राटेदार जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब और मीडियम वर्ग के लोगों को एक सपना साकार किए। उनके बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके गरीब से गरीब बच्चे लोग अगर इंग्लिश मीडियम में अच्छे शिक्षा लेकर अगर यहाँ पर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर आगे चल के उनका सपना, उनके माँ बाप का सपना उनके बच्चे लोग साकार करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। देखिए सब लोग हल्ला करते हैं सर कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जो कुछ किया अभी तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया। उनके नेताओं ने, उनके बड़े बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए सभी कांग्रेस के थे। देश को आज़ाद करने के बाद देश की स्थिति क्या थी सभी लोग जानते हैं। वो इतिहास के पन्ने में जो लोग नहीं जानते वो पढ़ के देख लें। आज देश बिखरा हुआ था, उसको एकत्र किए, उसके बाद देश में बड़े बड़े कल कारखाने बनाए, बड़े बड़े संचार का साधन बनाए,
देश में सड़कों की जाल बिछाई, रेल की जाल बिछाई, यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े स्कूल, आईआईटी, एम्स, सारा चीज़ तो केंद्र सरकार ने ही बनाए। केंद्र सरकार बोले तो कांग्रेस में उस समय जो शासन कर रहे थे, कांग्रेस शासन नहीं बनाए। अब चूंकि जो है ना लगातार 2014 से लेकर अभी तक केंद्र में जो भाजपा की सरकारें हैं, वो जो 70 साल में देश के लिए जो है संपत्ति बनाया हुआ था, या तो बेच रहे हैं या तो प्राइवेट सेक्टर में ढकेल रहे हैं। निश्चित तौर पर हमको ऐसा लगता है सर कि पूरा जो देश है कुछ उद्योगपति के हाथों में चली गई है, जो हमारे चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े सरकारी जो है आयरन कंपनियां हो, खनिज संपदा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की सरकारी संपदा हो, सबको निजीकरण करके या तो प्राइवेट सेक्टर में दे करके एक प्रकार से गुलामी के अपन क्षेत्र में फिर से वापस जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी विचार है। तो मुझे लगता है हमारे कांग्रेस सरकार ने, हम जिस स्कूल में पढ़ के निकले हैं, जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में जिस आप रहते होंगे वहाँ पर स्कूल कॉलेज अगर हुआ करता था, उस स्कूल से आप पढ़ के निकले हैं, तो आप मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि उस स्कूलों को, उन कॉलेजों को किसने बनाया था। जिस क्षेत्र में आप रहते होंगे वहाँ पर बांध हुआ है, बड़े बड़े बांध हैं, उनको किसने बनवाया था। यहाँ पर हमारी आकाशवाणी से लेकर दूरदर्शन केंद्र किसने स्थापित किया था। यहाँ पर एयरपोर्ट किसने बनवाई थी। देश के शहरों में रेल का जाल किसने बिछाया था, संचार का साधन किसने किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया। भाई सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है। काफ़ी हद तक तो मैं इस युवा वर्ग में जो नशे की लत पड़ रही है, बेरोजगारी उसमें सबसे बड़ा कारण हो सकता है। पढ़े लिखे युवाओं को ये रोजगार नहीं मिलेगा। देश में हमारे 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराऊंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। कहाँ गए उनके वादे। जब यहाँ पर पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपराध पनपेगा, युवाओं में नशे की लत लगेगी, और जहाँ पर युवा नशे के गर्त में चले गए, लत में चले गए, तो निश्चित तौर पर चाहे चाकूबाजी हो, चाहे डकैती हो, चोरी हो, उनको नशे के लिए कहीं न कहीं अपने को खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो उनके पास रोज़गार नहीं तो करेंगे क्या। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रोज़गार अगर मुहैया करा के इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि ये लोक लुभावन बात को छोड़े और जो आपने वादा किया था 2014 में, वो सब अपने वादों को जो है निभाएं और युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराएं। और आज बढ़ती हुई महंगाई, 2014 के पहले आप देखे होंगे कि 400 रुपये सिलेंडर का रेट हुआ करता था। 75-76 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल के रेट हुआ करता था। उस समय इनके भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग सड़कों में, पेट्रोल पंपों में प्रदर्शन करते थे, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। आज आप आलम यह देखिए, 100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल का रेट चला गया है, 1100-1200 के आसपास सिलेंडर का रेट जा रहा है। तो भाई अब जब यहाँ पर डीजल पेट्रोल का ही रेट बढ़ गया है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। निश्चित तौर पर उसके बाद देश में महंगाई की स्थिति ऐसा है कि हाहाकार मचा हुआ है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। यहाँ पर गरीबों को तो ऐसा लग रहा है कि टमाटर खाए ना, तेल की कीमत क्या हो गई आप भी जानते हैं। गरीबों के घर से, रसोई से तेल गायब हो गया है, दाल गायब हो गया है। यहाँ पर साबुन का रेट देखिए, शक्कर का रेट देखिए। स्थिति ऐसा है कि आम आदमी जो गरीब स्तर के आदमी है, तो उनको जो है ना यहाँ पर खाद्य सामान खरीद ही नहीं सकते। इस प्रकार महंगाई बढ़ी है। इस प्रकार जो है मुझे लगता है कि केंद्र में जो बैठी सरकार है, महंगाई में काबू करने में एकदम विफल है। इनको यहाँ पर लोक लुभावन बात करने की बजाय ये बेरोजगारी कैसे दूर करें, महंगाई कैसे कम करें। अभी पिछले हफ्ता 15 दिन पहले देखे होंगे 200-300 रुपये टमाटर का, आज तक का इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं सपने में कभी नहीं सोचा था कि 300 रुपये 250 रुपये का टमाटर रेट होगा करके। आप देखे होंगे तो ये टमाटर का रेट बढ़ा कैसे, बताइए। निश्चित तौर पर ये सरकार ही जिम्मेदार है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बढ़ती हुई महंगाई ही जिम्मेदार है निश्चित तौर पर। तो दिल्ली पूरे पटांग में 10 क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप। देखिए सर, मैं आपके टीवी चैनल को, सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जल है तो कल है। आप पानी बचाएं, जल संरक्षण करें,
जलवायु परिवर्तन जो है आज हमारे ही देश नहीं वरन पूरा विश्व की समस्या बन गई है। आज देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की भयंकर परिणाम, कहीं पर बिना मौसम पानी गिरता है, कहीं पर 50 डिग्री के ऊपर तापमान चला जाता है, कहीं पर बड़े बड़े कई वर्षों से जो ग्लेशियर नहीं पिघला था वो पिघल के जो है ना यहाँ पर बहुत सर्वनाश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया को सर्वनाश होने से अगर बचाना है तो हमको जलवायु परिवर्तन के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को ध्यान देना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन ऐसा तेज़ी से अगर होता रहा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर धरती में विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता, कोई दुनिया का कोई तो ताकत मुझे नहीं लगता कि बचा नहीं सकता। तो मैं दर्शकों को यही आह्वान करता हूँ, मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे काम मत करिए। आप अपने घर के आसपास कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाइए। जहाँ पर कोई पेड़ को काट रहे हैं, गलत तरीके से काट रहे हैं, उसको आप रोकिए। पानी का संरक्षण कीजिए। अपने घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर कराइए। लगातार भूमि का जो है जल स्तर, भूमि का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा पहल करके, छोटा सा कदम उठा के तो पानी बचाइए। और मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से हमको तापमान किन किन जो है ना कारणों से बढ़ रहा है उस विषय में भी अपने को ध्यान देना है। धरती का तो तापमान भी कंट्रोल करना काफ़ी हद तक हमारी जवाबदारी है। निश्चित तौर पर एक हम छोटा छोटा कदम उठाकर ये सब कदम उठा सकते हैं और निश्चित तौर पर हमारी एक छोटी जवाबदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश अगर दर्शकों को तक पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर सबको एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप देश हित में, दुनिया हित में जरूर ये छोटा छोटा कदम उठाइए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।